गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एक जगह बेटा संस्कृत में एक श्लोक लिखा गया है कि विद्वत्तम च नृपत्तम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो राजा होता है उसकी पूजा केवल और केवल उसके राज्य में होती है, लेकिन विद्वान आदमी जो विद्वान होता है उसकी पूजा पूरे विश्व में होती है, पूरे जगत में होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे विद्वान बनने की कोशिश करेंगे। और विद्वान तभी बना जाता है जब हम पढ़ते रहेंगे, हम लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बोला गया कि जो ये विद्या है, जो ये एजुकेशन है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान होती है। हम विद्या जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसको कभी डिवाइड नहीं कर सकते। धन दौलत जितना भी है वो डिवाइड हो सकता है, वो भाइयों के बीच में डिवाइड हो सकता है, लेकिन विद्या ऐसी है जिसे डिवाइड नहीं कर सकते। जितना गेन करेंगे वो हमारे लिए होती है। ठीक है बेटा, होप सो गुड। आप सभी को जो मैंने बोला वो आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी ज्ञान की बातें आज मैंने आपको बताई है। तो जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं, दैट वाज सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में मैंने आपको जो टॉपिक करवा रखा था, जो स्टार्ट करवाया था, दैट वाज कोलॉइडल स्टेट। वो था बेटा हमारे पास, दैट वाज कोलॉइडल स्टेट। और ये जो कोलॉइडल स्टेट था बेटा, इसमें मैंने स्टार्ट करवाया था, दैट वाज क्लासिफिकेशन। और आज हम चलते हैं क्लासिफिकेशन का लास्ट वाला जो पार्ट है उसके ऊपर वर्क कर रहा हूं। और यहां मैं लिखता हूं दिस वन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान देंगे, आज जो हमारी हेडिंग बनी वो क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। टाइप ऑफ पार्टिकल्स को बेस मान करके जितने भी कोलॉइड्स हैं उनको हमने क्या किया? क्लासिफाई किया। एंड वी कैन कैटेगराइज कोलॉइड्स इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन, पहले वाला जो पार्ट बना उसको बोला जाता मल्टी मॉलिक्यूलर। इधर वी कैन से दैट माइक्रो मॉलिक्यूलर। द सेकेंड, this one is called macromolecular, macro, and the third one associated colloids। बहुत क्लियर है? क्या क्या बोला बेटा? सबसे पहले मैंने बोला the first one multi molecular colloids, जिसे दूसरा नाम बोला this one micro molecular कोलॉइड्स। दूसरे बने, सेकंड टाइप जो बना, इसे नाम दिया हमने दिस वन मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। द थर्ड वन, इसे नाम दिया दिस वन एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है बेटा, the first one multimolecular, the second one macromolecular, the third one associated colloids, and these are very very most important। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये टॉपिक हमारे पास बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले लेट अस मूव टुवर्ड्स मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स। इधर वी कैन से दैट माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो पहला नंबर आया बेटा, द फर्स्ट वन, दिस वन मल्टी मॉलिक्यूलर और माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। सबसे पहले मैं इसकी यहां पे इसको एक्सप्लेन करता हूं। यहां लिखता हूं कि मल्टी मॉलिक्यूलर क्या होते हैं या माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कौन होते हैं। और यहां लिखेंगे द
atoms or molecules having size less than 1 nanometer can aggregate together to form colloidal dimensions. These are called multimolecular or micromolecular colloids. ध्यान से सुनो कि the atoms or molecules having size less than 1 nanometer, ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है, वो कैन एग्रीगेट, वो आपस में क्या होते हैं, एग्रीगेट करते हैं, एंड टुगेदर टू फॉर्म कोलॉइडल डायमेंशन, और किस रेंज में आ जाते हैं, कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं। और ऐसे जो हमारे पास कोलॉइड्स बनते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर या माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स इनको बोला जाता है। जैसे सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि अगर मान लो मैं कोलॉइडल स्टेट की अगर बात करूं, कोलॉइड्स की अगर बात करूं, पार्टिकल की रेंज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है, इतना ध्यान रखेंगे। अब पहले क्या था, जो पार्टिकल का रेंज था वो 1 नैनोमीटर से कम था, और जब 1 नैनोमीटर से कम है वो आपस में क्या हो रहे हैं, एग्रीगेट हो रहे हैं। और जब वो एग्रीगेट होते हैं तो एग्रीगेट होने के बाद अब पार्टिकल की रेंज कहाँ आ जाती है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में आती है। जैसे ही पार्टिकल की रेंज इतनी बनेगी तो वो मिलकर के कोलॉइड बना देगा, कोलॉइडल स्टेट में आएगा। अगर 1 नैनोमीटर से नीचे है तो वो ट्रू सॉल्यूशन का काम करेगा, लेकिन जैसे वो 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में आया तो किसके जैसा काम करेगा, कोलॉइडल स्टेट के जैसा काम करेगा। ठीक है बेटा, जैसे मान लो यहां बोला जाता है, मैं एग्जांपल की अगर बात करूं तो इसमें आता है सोल्स ऑफ गोल्ड एटम्स, सोल्स ऑफ गोल्ड एटम्स आता है बेटा, या दूसरा मैं लिख दूंगा सोल्स ऑफ S8 मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे, ये 2 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे क्या चीज है कि जो गोल्ड के एटम्स हैं, अगर गोल्ड के एक एटम की अगर बात करें तो उसका साइज बहुत छोटा है, तो स्मॉल साइज होने के कारण गोल्ड का एक एटम जो है वो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड का काम नहीं करेगा। मान लो मैं क्या करता हूं कि गोल्ड के एटम्स लेता हूं, ये गोल्ड का एटम ले लिया, ये गोल्ड का एटम ले लिया हमने, है ना, गोल्ड का एटम ले लिया, ठीक है, ऐसे करके टच करते हुए दिखा लेते हैं, गोल्ड का एटम हो गया, गोल्ड का एटम हो गया, बहुत सारे गोल्ड के एटम्स मैं ले लेता हूं, ध्यान देंगे बेटा। तो अगर अकेला एक गोल्ड का एटम था तो उस कंडीशन में इसकी जो पार्टिकल की जो रेंज बन रही है, इस एटम की जो रेंज बन रही है वो 1 नैनोमीटर से कम बन रही है। लेकिन क्या हुआ कि ये एटम्स जो हैं, ये एटम्स भी 1-2 नहीं, ये लाखों करोड़ों जो एटम्स हैं, जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो एसोसिएट हो जाते हैं या ये एग्रीगेट होते हैं, तो एग्रीगेट होने के बाद अब इनके पार्टिकल की जो रेंज बनती है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के कहां तक पहुंचती है, 1000 नैनोमीटर के बीच में पहुंचती है। और अगर ध्यान होगा इसके अंदर जो बॉन्ड बनता है उसे बोला जाता है, यहां जो बॉन्ड बनता है उसे बोला जाता है मेटालिक बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स होते हैं इनमें मेटालिक बॉन्ड भी बनता है। वैसे जनरली वीक वॉन्डरवॉल फोर्स बोला जाता है, लेकिन गोल्ड एटम्स की अगर बात करें तो इनके बीच में, क्योंकि ये मेटल है तो मेटल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा या जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोला जाएगा, दिस वन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। बहुत क्लियर है। दूसरा, अगर मान लो मैं सल्फर की अगर बात करता हूं तो S8 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक S8 ये हो गया, ये हो गया,
ये एसेट हो गया, ये एसेट हो गया। एक अकेला जो मॉलिक्यूल है उसकी रेंज तो क्या है, 1 नैनोमीटर से कम है। बहुत सारे आपस में जुड़ेंगे, लाखों करोड़ों एटम्स मॉलिक्यूल्स अगर आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद ये एग्रीगेट होकर के अब इन्होंने जो रेंज तैयार की वो कितने की तैयार कर दी, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर। दैट्स वाई अब ये मिलकर के क्या बना देगा, दिस वन कोलोइडल स्टेट। किस में चला जाएगा, ये कोलोइडल स्टेट में चला जाएगा या कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास मल्टी मॉलिक्यूलर। और क्या बोला मैंने, यहां पे जो फोर्स काम करेगा उसे बोला जाएगा दिस वन वीक वांडर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स एक्ट करेंगे यहाँ पे, वीक वांडर वाल फोर्स, इसमें क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास मल्टी मॉलिक्यूलर या माइक्रो मॉलिक्यूलर। जैसे नाम से भी एक चीज आपको और बता दूं, माइक्रो मॉलिक्यूलर मतलब जो छोटे मॉलिक्यूल हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो साइज में छोटे हैं और जब वो क्या करते हैं आपस में उनका एग्रीगेशन होता है, तो एग्रीगेशन होने के बाद क्या बनेगा, दिस वन माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड, क्योंकि पार्टिकल की रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में आ जाएगी। अब चलते हैं बेटा, जो सेकंड वाला टाइप है उसके ऊपर वर्क करेंगे। नाउ सेकंड वन मैक्रोमोलिकुलर। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स वो होते हैं कि अभी तो हम बोल रहे थे कि माइक्रोमोलिकुलर बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल हैं जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम था, वो आपस में एग्रीगेट होते हैं और एग्रीगेट होने के बाद वो कोलोइडल रेंज में चले जाते हैं, तो तब बोला हमने मल्टी मॉलिक्यूलर। लेकिन दूसरा जो टाइप बन रहा है उसे हमने नाम दिया, दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि जो साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं, दोज मॉलिक्यूल्स having big size, which is in the colloidal range, in the colloidal range 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर, when dissolved in dispersion medium to form colloidal solution। ध्यान से सुनो बेटा, क्या बोला गया कि मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स कौन होते हैं। अभी तक हमने माइक्रो की बात की थी, तो माइक्रो में हमने बोला कि छोटे छोटे जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एग्रीगेट हो रहे हैं। लेकिन यहां क्या है कि एक मॉलिक्यूल ही अपने आप में इतने बड़े साइज का है कि जो कोलोइडल रेंज में पहुंच जाता है, जो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर की रेंज का है, मैक्रो हो गया, वो बड़े साइज का हो गया। क्या बोला गया कि द मॉलिक्यूल्स हैविंग बिग साइज, जिनका साइज बड़ा है, विच इज इन द कोलोइडल रेंज, ये कोलोइडल रेंज में रहता है। और जब उसको हमने क्या किया, डिसॉल्व किया डिस्पर्शन मीडियम में, तो उसने मिलकर के क्या बना दिया, कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया। ऐसे जो कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है, यहां लिखेंगे दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास। इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है बहुत ही हाई होता है, ठीक है। या और लिखेंगे दे आर स्टेबल। ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं एंड बिहेव एज अ ट्रू मॉलिक्यूल्स। किसके जैसा बिहेव करते हैं, ट्रू मॉलिक्यूल्स के जैसा भी बिहेव करते हैं। इसमें एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, इसके एग्जाम्पल्स बनते हैं, जैसे मान लो पॉलीमर्स की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स,
जैसे आगे बेटा हमारे पास स्टार्च हो गया या जिलेटिन हो गया या एंजाइम हो गया या इसके अंदर प्रोटीन आ गया, ठीक है। स्टार्च, जिलेटिन हो गया, एंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, ये इसके अंदर आ गए। या जैसे मान लो आर्टिफिशियल पॉलीमर्स हो गए, इसमें एक सेलुलोज भी आएगा। या आर्टिफिशियल पॉलीमर्स की अगर बात करें तो जैसे मान लो नाइलॉन हो गया या पॉलीथीन हो गया या प्लास्टिक्स हो गए या पॉलीस्टाइरीन हो गया, ठीक है बेटा। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल बने हैं ये अपने आप में इन सभी का मॉलिक्यूलर मास जो है कई हजार ग्राम या लाख ग्राम होता है इनका मास, ठीक है। ग्राम पर मोल बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि हमारे पास ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज क्या होता है, कोलोइडल रेंज का होता है। जब उनको डिस्पर्शन मीडियम में डाला जाता है तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। इनके पास हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, ये स्टेबल होते हैं और ट्रू मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल में आगे जैसे मान लो स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, एंजाइम्स हो गए या प्रोटीन्स हो गया, सेलुलोज हो गया, ये नेचुरली है। और दूसरे अगर आर्टिफिशियल की अगर बात करें तो नाइलॉन हो गया या पॉलिथीन हो गया या प्लास्टिक्स हो गए या पॉलीस्टाइरीन हो गई, ये किसके अंदर आते हैं, आर्टिफिशियल पॉलीमर्स के अंदर ही आते हैं। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पार्टिकल अपने आप में कैसा है, एक बड़े रेंज का है। और जो बड़ा रेंज बना वो किसका बना, दिस वन कोलोइडल रेंज, कितना 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर में। तो जैसे मान लो मैं अगर यहाँ स्टार्च की बात करता हूं तो एक पूरा का पूरा जो स्टार्च है वो स्टार्च अपने आप में किस रेंज का है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच का। दैट्स व्हाई एक अकेला स्टार्च ही अपने आप में किसके जैसा काम करेगा, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड के जैसा बिहेव करेगा जब हम इस स्टार्च को किस में डालेंगे, डिस्पर्शन मीडियम में डालेंगे, ठीक है बेटा। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, एंड द थर्ड वन, दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरे नंबर का जो पार्ट बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। And the third one, this one, associated colloids. Associated colloids क्या होते हैं? What are associated colloids? Now the third one, this one, associated colloids. ये एसोसिएटेड कोलोइड्स जो है बेटा, इनको आगे जाकर के इनको एक नाम और देते हैं, इनको मिसेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड मिसेल। और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं, मिसेल का कंसेप्ट। पहले इसको लिख देंगे और यहां लिखेंगे व्हेन द लो concentration then the dispersed phase particles will behave as a normal electrolyte, but at the higher concentration they behave as a colloidal particles when dissolved in dispersion medium। ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। डिसॉल्व इन डिस्पर्शन मीडियम ड्यू टू एसोसिएशन और एग्रीगेशन
ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी। क्या बोला गया कि व्हेन द लो कंसंट्रेशन देन द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स विल बिहेव एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। जब तक हमारे पास जो कंसंट्रेशन क्या है वो लो है, कंसंट्रेशन लो का मीनिंग क्या हुआ कि जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं उनको आपने क्या किया, डिस्पर्शन मीडियम में डाला, और अगर कंसंट्रेशन क्या है, कम हो रही है, अगर कंसंट्रेशन कम है तो वो अपने आप में एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करेगा। और जैसे ही आपने क्या किया कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, जैसे मान लो पानी है, सोप है, ठीक है बेटा, सोप इसका बेस्ट एग्जांपल बनता है। तो अगर जब तक सोप की कंसंट्रेशन कम है, जब तक सोप कम है तब तक वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही सोप की कंसंट्रेशन बढ़ाई आपने, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद क्या होगा कि वो जो हमारे पास सोप का सॉल्यूशन बनेगा, अब डिस्पर्शन मीडियम में डालने के बाद अब ये किसके जैसा बिहेव करेगा, कोलॉइडल पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा। किसके जैसा बिहेव करेगा, कोलॉइडल पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा। और कैसे करके, ड्यू टू एसोसिएशन और एग्रीगेशन ऑफ डिस्पर्शन फेज पार्टिकल्स। जो डिस्पर्शन फेज वाले जो पार्टिकल्स होते हैं इनका एग्रीगेशन होता है, ये आपस में एसोसिएट होते हैं। दिस वन इज कॉल्ड, इसे क्या बोला जाता है, एसोसिएटेड कोलॉइड बोला जाता है। या और दिस वन इज कॉल्ड, यहां लिखूंगा, दिस इज कॉल्ड, इसे बोलेंगे एसोसिएटेड कोलॉइड्स, और दिस वन इज कॉल्ड मिसेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मिसेल क्या है, मिसेल अपने आप में एक एसोसिएटेड कोलॉइड है। ये अपने आप में जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं इनका एसोसिएशन है। लेकिन इनका एसोसिएशन कहां पे है, इनका एसोसिएशन कहां पे, एट द हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन अगर होगी तो लोअर कंसंट्रेशन पे ये किसके जैसा बिहेव करेगा, एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जैसे कंसंट्रेशन हायर होगी तो किसके जैसा बिहेव करेगा, कोलोइडल पार्टिकल के जैसा, या कोलोइडल सॉल्यूशन के जैसा क्या करेगा, बिहेव करेगा। ऐसा कैसे करके हुआ, क्योंकि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्शन मीडियम में जाने के बाद उनका क्या हो जाता है, एसोसिएशन होता है, या जिसे क्या बोल देते हैं बेटा, एग्रीगेशन बोलते हैं। देन दिस वन इज कॉल्ड, जब एग्रीगेशन हो रहा है, जब एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन हो रही है, in that condition we can say that this one is called associated colloid, which one is called micelle, जो मिसेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं कि भाई ये मिसेल है क्या, और इसका जो कॉमन सा एग्जांपल बनता है वो चलते हैं कि सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मिसेल क्या है, जो कि एसोसिएटेड कोलॉइड जिसे मैं बोल रहा हूं। और मिसेल का जो कॉमन एग्जांपल बनता है उसे लिखा जाता है, दिस वन इज सोप। सोप इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द मिसेल, या इसके अंदर डिटर्जेंट भी आता है। और यहां मिसेल को समझने से पहले यहां पे हमारे पास दो टर्म आती हैं। द फर्स्ट वन, इसे बोला गया दिस वन क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, सीएमसी के नाम से जानी जाती है। सीएमसी क्या है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या है, इसे मैं बोलूंगा द मिनिमम कंसंट्रेशन which is required to form मिसेल। क्या बोला गया बेटा कि द मिनिमम कंसंट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म मिसेल, वो एक मिनिमम कंसंट्रेशन है जो मिसेल को फॉर्म करने के लिए जरूरी है, उसके लिए चाहिए। द मिनिमम कंसंट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म मिसेल, दिस वन इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। अगर मैं बेटा सोप के केस में अगर सीएमसी की अगर बात करूं तो ये जो सीएमसी की वैल्यू यहाँ पे बनती है अप्रोक्स 10⁻³ मोल पर लीटर की बनती है। कितने की बनती है, 10⁻³ मोल पर लीटर इन द केस ऑफ सोप। और ये जो सीएमसी है
ये CMC इनवर्सली होता है, यहाँ लिया जाता है साइज ऑफ आर ग्रुप। आर मतलब हो गया बेटा दिस वन एल्काइल ग्रुप। ध्यान से सुनेंगे, अभी डिफाइन करवाएंगे सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा कि जो CMC है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन होती है, जो अपने आप में एक मिनिमम कंसंट्रेशन है, जो सोप को मिसेल को तैयार करने के लिए चाहिए, मिसेल को फॉर्म करने के लिए मिनिमम जो कंसंट्रेशन होती है उसे नाम दिया जाता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जहां पे मिसेल बनता है उसे बोला जाता है दिस वन इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और जो ये क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन है सोप के लिए इसकी वैल्यू कितनी बनी, 10⁻³ मोल पर लीटर बनी। ये जो CMC होता है ये इनवर्सली होता है साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के साइज पर डिपेंड करेगा, अगर साइज बड़ा होगा तो CMC छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो CMC बड़ा होगा। या ये जो CMC होता है ये CMC क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। कब इंक्रीज करेगा, यहां लिखा जाता है डिक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। जैसे जैसे डिस्पर्शन मीडियम की पोलैरिटी कम होती जाएगी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ये सारी चीजें आपको, ये आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला टॉपिक है कि भाई अगर मान लो हम क्या करते हैं कि एक हम सोप को लेते हैं और उस सोप के अंदर अल्काइल ग्रुप का जो साइज है उसको हम डिवाइड करते हैं कि एक में भी 15 कार्बन है, एक में 16 कार्बन है, एक में 17 कार्बन है, एक में 18 कार्बन है, मान लो, है ना। और वहां से ये बोला जाता है कि CMC किसका सबसे कम होगा, तो जिसमें कार्बन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उसका CMC क्या होगा, कम होगा। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला है। दूसरा कंसेप्ट यहां पे आता है, उसे नाम देते हैं दिस वन इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, जिससे हम ऐसा करते हैं बेटा T और K से हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया या डिनोट कर दिया। हम लिखेंगे द particular temperature above which the micelle is formed। ठीक है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जाकर के, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जाकर के किसका फॉर्मेशन होता है, मिसेल का फॉर्मेशन होता है। उस टेम्परेचर को क्या नाम दिया जाएगा, दिस वन इज कॉल्ड, ये टेम्परेचर किसके नाम से जाना जाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। तो बिफोर गोइंग टू नो अबाउट मिसेल कि मिसेल क्या चीज है, मिसेल को समझने से पहले हमने दो टर्म्स पढ़ी हैं। द फर्स्ट वन क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन और दूसरा कंसेप्ट आया क्राफ्ट टेम्परेचर। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर जहां पे जाकर के मिसेल बनता है उसे बोला जाता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। या इसको थोड़ा दूसरे तरीके से डिफाइन क्या किया कि द मिनिमम कंसंट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म मिसेल, जहां से मिसेल को हम फॉर्म करते हैं उसके लिए जो मिनिमम कंसंट्रेशन होती है उसे क्या नाम दिया जाता है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन उसे बोला जाता है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले यहां समझते हैं कि सोप क्या चीज है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स सोप। सोप बेटा ध्यान देंगे, सोप को डिफाइन किया जाता है कि सोप इज द सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। जितने फैटी एसिड्स होते हैं, जितने भी हायर फैटी एसिड्स हैं, उनका सोडियम और पोटाशियम जो सॉल्ट होता है, सोप को क्या लिखा जाता है, सोप दीज आर द सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ध्यान से सुनिए बेटा, सोप क्या चीज है, सोप दीज आर द सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड्स कौन कौन है, जैसे मान लो मैंने लिखा, मैं लिखता हूं बेटा स्टेरिक एसिड लिखता हूं C17H35COONA, या Na तो सॉल्ट बना दिया हमने पहले हायर फैटी एसिड में, इसे बोल दिया हमने स्टेरिक एसिड।
या यहां मैं लिखता हूं दिस वन पाल्मिटिक एसिड लिखता हूं बेटा। पाल्मिटिक एसिड को लिखेंगे C15H31COOH, ये पाल्मिटिक एसिड है। या अगर मान लो ओलिक एसिड की अगर बात करें तो यहां बनेगा C17H33COOH। तो ये बन गया हमारे पास ओलिक एसिड, ये बना पाल्मिटिक एसिड, ये बना स्टीरिक एसिड। और जितने भी सारे मैंने ये हायर फैटी एसिड्स आपको दे रखे हैं, इनका जो सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट जो होता है वो सोप के नाम से जाना जाता है। द सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, दिस वन इज कॉल्ड सोप, वो सोप के नाम से जाना जाएगा। अगर सोप को तैयार करना है तो क्या किया जाता है बेटा कि जैसे मान लो हमने क्या किया, मैं स्टेरिक एसिड को लेता हूं और ये जो स्टेरिक एसिड है यहां पे इसकी रिएक्शन करवाऊंगा लाइक दिस वन। मैंने लिखा, पहले ऐसे लिखूंगा, यहां लिखेंगे बेटा फैटी एसिड्स और प्लस करके इसकी रिएक्शन करवाएंगे। इसकी रिएक्शन करवाते हैं ग्लिसरॉल से। जैसे इसकी रिएक्शन ग्लिसरॉल से करवाएंगे तो यहां से मिलकर के ये बनता है ग्लिसराइड का फॉर्मेशन होता है। ग्लिसराइड अपने आप में एक एस्टर होता है बेटा। क्या होता है? एस्टर होता है। और ये जो ग्लिसराइड है, जब इस ग्लिसराइड के ऊपर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा इसकी रिएक्शन करते हैं, दिस वन सैपोनिफिकेशन, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सैपोनिफिकेशन, सोप का फॉर्मेशन। तो यहां से क्या बनेगा? सोप बनेगा, जो कि अपने आप में सोडियम या पोटाशियम क्या होगा? सॉल्ट होगा। किसका होगा? ऑफ हायर फैटी एसिड का। किसका होगा बेटा? जो हायर फैटी एसिड है उसका सोडियम और क्या बनेगा? पोटाशियम सॉल्ट बनेगा। दिस वन इज कॉल्ड, इसे क्या बोला जाएगा? सोप बोला जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन यहां पे आपको बताऊं तो देखें आप कैसे करके हो रहा है। यहां मैं स्टेरिक एसिड को लेता हूं और साथ में लिया हमने ग्लिसरॉल। तो जैसे मान लो मैंने लिया ग्लिसरॉल CH2OH, ग्लिसरॉल CHOH हो गया और CH2OH हो गया बेटा, दिस वन ग्लिसरॉल। और इस ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाते हैं स्टेरिक एसिड के साथ में। इसको मैं लूंगा C17H35 C डबल बॉन्ड OH, या यहां भी लिखूंगा H हो गया, O हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, C17H35, या यहां भी लिख दिया HOC डबल बॉन्ड O C17H35। यहां से ये सारा टूट जाएगा, यहां से ये सारा का सारा ये बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। क्या निकल गया बाहर? H2O। जब H2O बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? ये CH2, ये CH हो गया, ये CH2, ये O बच रहा है, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O C17H35, O C डबल बॉन्ड O C17H35, O C डबल बॉन्ड O C17H35। इसका नाम है बेटा, इसे बोला जाता है ग्लिसराइड, इसे बोला जाता है। ये अपने आप में ग्लिसराइड है। और इसे मैं बोलूंगा ट्राइस्टेरेन भी इसे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट्राइस्टेरेन इसे बोला जाएगा। ये अपने आप में एक एस्टर है। क्या है ये एक एस्टर है बेटा। हम कर क्या रहे हैं? हम सोप को तैयार कर रहे हैं। सोप को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या लिया आपने? ग्लिसरॉल लिया। फिर क्या किया आपने? हायर फैटी एसिड को लिया और हायर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की जब रिएक्शन करवाई तो यहां से ग्लिसराइड बना, जो अपने आप में एक एस्टर होता है। और अब इस ग्लिसराइड की जो ये हमने बना दिया, अब मैं अगर इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं? इसकी रिएक्शन करवाऊं बेस से, कास्टिक सोडा। अगर मान लो आप कास्टिक सोडा लेते हैं, कास्टिक पोटाश लेते हैं, यहां अगर आपने क्या किया? NaOH को ले लिया, कास्टिक सोडा लिया आपने, कितना लेते हैं? 3 लेते हैं। तो यहां से रेगुलरली क्या होगा
कि यहाँ पे जो ये क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन को देगा, बेस है तो वो OH रेगुलरली यहाँ जुड़ता जाएगा। तो एक तो भाई इससे क्या बाहर निकलेगा, CH2OH बाहर निकल जाएगा, ग्लिसरॉल यहाँ से बाहर निकल गया, और प्लस करके जो इतना पोर्शन था उसके साथ में सोडियम जुड़ जाएगा यहाँ से। मतलब क्या होगा, C17H35 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा, और इसके साथ में क्या जाएगा, दिस वन Na+ आयन, ये Na+ आयन यहाँ से आ गया, और C17H35 COO, और ये नेगेटिव आएगा यहाँ से पॉजिटिव। अब इतना जो बनेगा कितना है, 1 2 3, दैट्स वाई इसके आगे कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब इसका नाम हो गया दिस वन सोडियम स्टीयरेट, और ये जो सोडियम स्टीयरेट है यही तो मैं आपको बता रहा था, यही अपने आप में क्या सोप है। सोप क्या चीज है, सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड में हमने क्या लिया था, स्टेरिक एसिड लिया था, और स्टेरिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट बना, पोटाशियम भी बनता है, यहाँ पे सोडियम लिया हमने, इसलिए हमने बोला दिस वन इज सोडियम स्टेरेट। सोडियम पाल्मेटेट बनता है, सोडियम ओलिएट बन सकता है। तो जितने मैं नाम ले रहा हूं सारे के सारे अपने आप में सोप के टाइप बन गए। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में क्या आया कि मिसाइल को समझने से पहले आपने एक तो क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन समझ लिया, क्राफ्ट टेम्परेचर आपने समझ लिया, सोप क्या होता है, सोप आपने समझ लिया कि ये सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है हायर फैटी एसिड का। बनाया कैसे कि हमने सबसे पहले ग्लिसरॉल को लिया, ग्लिसरॉल की जो रिएक्शन थी वो हमने किससे, हायर फैटी एसिड से करवाई, ग्लिसराइड बनाया था। जब ग्लिसराइड आपने तैयार किया तो उसकी रिएक्शन किससे करवाई, कास्टिक सोडा से करवाई, या सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दी, या आप किसी बेस से बोल रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई, इस ग्लिसराइड की रिएक्शन किससे करवाई आपने, बेस से करवाई, इस कास्टिक सोडा से करवाई, तो यहां से हमें क्या मिल गया, इसमें सोडियम स्टेरेट। जो सोडियम स्टेरेट यहां पे बना, यही अपने आप में क्या सोप है। अब हम चलते हैं कि मिसाइल बनता कैसे, हाउ टू फॉर्म मिसाइल, द व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल। लेट अस मूव टुवर्ड्स मैकेनिज्म। यहां लिखेंगे मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म इसकी है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। अगर मान लो आप एक सोप की बात करते हैं तो सोप में आपने क्या लिखा, जैसे मान लो हमने लिया दिस वन सोडियम स्टीयरेट को बेटा लेते हैं, हाँ ध्यान से सुनो, ये है दिस वन C17H35 COO नेगेटिव आयन और Na+ आयन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा और ब्रॉड करके मैं लिख दूं तो ऐसे लिख दिया हमने, C हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, O हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये Na+ आयन हो गया। ये जो सोडियम स्टेरेट है बेटा, इसके अंदर दो पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है। जब हम इस सब्सटेंस को क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वाटर में डालने के बाद ये यहां से टूटेगा और क्या क्या बनाएगा, दिस वन C17H35 COO नेगेटिव आयन एक बनाएगा और Na+ आयन दूसरा बनेगा। क्योंकि वाटर के अंदर टेंडेंसी है, वाटर के अंदर टेंडेंसी है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, इसलिए वाटर क्या करेगा, इस सब्सटेंस को आयोनाइज करेगा। तो जब सोडियम स्टेरेट को इसने आयोनाइज किया तो एक बना दिस वन स्टीयरेट आयन बना बेटा। कौन सा आयन बन गया, स्टीयरेट आयन बना। दूसरा बना Na+ आयन। अब ये जो स्टीयरेट आयन है दिस वन C17H35 COO नेगेटिव आयन, इसको लिखने का तरीका क्या है, एक तो हमने ऐसे लिख दिया, इससे एक दूसरे तरीके से लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ CH3 लिख दूँ और CH2 को मैं लिख दूँ 17 है, यहाँ 16 लिख दूँ, और यहाँ से इसे C डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव हो गया, और Na+ आयन ऐसे लिख दूँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा कि हमारे पास ये वाला जो पोर्शन आया, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, या इसे और करके अगर आप लिखेंगे
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और इसके बाद ये C आ गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये O हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये Na+ साइन, ठीक है। तो Na+ साइन को तो हटा दो यहाँ से। अभी हम आयन की बात कर रहे हैं, केवल स्टेरेट आयन की। तो इतना पोर्शन जो है आप देखेंगे कि इतना पोर्शन जो आपको दिख रहा है इसमें, यहाँ पे रेगुलरली दिस इज द पार्ट ऑफ, या ये वाला जो पोर्शन है दिस वन, या ये वाला जो पार्ट है, जितना पोर्शन हमने ये लिया है ये हाइड्रोकार्बनिक पार्ट है, और इसके बाद वाला जो पोर्शन हम ले रहे हैं वो नॉन हाइड्रोकार्बनिक पार्ट है। इस पोर्शन को बोला जाता है दिस वन हाइड्रोकार्बनिक पार्ट। इसे लिखा जाएगा बेटा नॉन हाइड्रोकार्बनिक पार्ट, ठीक है। या ये अपने आप में कैसा होता है, नॉन पोलर एंड, ये, और ये वाला इसे बोला जाता है दिस वन पोलर एंड। या ये वाला जो पोर्शन है इसे टेल बोला जाता है, ये वाला पोर्शन जो है इसे हेड बोला जाता है, इसे बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। कौन सा पार्ट है ये, हाइड्रोफोबिक। इसे बोला जाता है दिस वन हाइड्रोफिलिक पार्ट। इतने सारे आप नाम इसको दे सकते हैं। हमने इसको कैटेगराइज किया। एक जो सोप था, उस सोप के अंदर जो इसका जो आयन बना, उस आयन के अंदर हमने दो चीजें बताई। एक तो बना हमारे पास कि भाई का हाइड्रोकार्बनिक पार्ट है जो अपने आप में नॉन पोलर होता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है, और एक पार्ट वो बना कि जो नॉन हाइड्रोकार्बनिक है, जो अपने आप में पोलर एंड है, जिसे हेड भी बोलते हैं, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। एक सोप के अंदर दो चीजें हमारे पास है। बहुत क्लियर है बेटा। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो, कि जैसे मान लो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और उसे कंटेनर में हमने पानी लिया था, ठीक है बेटा, ये पानी ले लिया हमने। इस पानी में हमने क्या किया, इस सोप को इसके अंदर डाला। तो जैसे हम इस सोप को इसके अंदर डालते हैं तो सोप का ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये नेगेटिव एंड है, और ये वाला क्या है, न्यूट्रल है। ये हाइड्रोकार्बनिक है, ये नॉन हाइड्रोकार्बनिक है। ये वाला पार्ट जो है वो पोलर है। यहां हमने क्या ले रखा है, दिस वन वाटर। वाटर अपने आप में क्या होता है, पोलर होता है। इसलिए इस सोप का जो पोलर वाला एंड होता है वो पानी से जुड़ जाता है, और जो नॉन पोलर वाला पार्ट होता है वो वाटर के सरफेस से ऊपर रहता है। मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर यहाँ पे ये पोलर वाला पार्ट आया, COO नेगेटिव वाला पार्ट आया, तो उसे अगर मैं ड्रॉ करूं तो बेटा मैं उसे ऐसे करके ड्रॉ करूंगा, ये ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे बना दिया। इस सभी में क्या नेगेटिव पार्ट है, और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है दिस वन इज हाइड्रोकार्बनिक, यह हाइड्रोकार्बनिक टेल है, ये पानी के ऊपर रहेगा। ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया, ये बना दिया। यहां तक आप पानी दिखा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे पास ये पोलर वाला पार्ट है ये पानी से जुड़ गया, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो नॉन पोलर है। ये ऊपर वाला कैसा है, नॉन पोलर है। और हमने एक थ्योरी पढ़ी है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जिनके कैरेक्टर सिमिलर होते हैं वो पैचअप कर जाते हैं। मतलब ये भी नेगेटिव है, ये भी पोलर हो गया, और ये वाला जो वाटर है ये भी पोलर है, इसलिए ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन ये नॉन पोलर वाला एंड जो होगा उस सोप का, वो सरफेस से बाहर की तरफ रहेगा। अब होता क्या है, ये जो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं इसे बोला हमने लो कंसंट्रेशन, या लो कंसंट्रेशन यहां पे बोलेंगे। और लो कंसंट्रेशन पे ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करेगा। क्या बोला गया कि अगर कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो, कम कंसंट्रेशन है,
तो इस समय ये जो सोप है किसके जैसा बिहेव कर रहा है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, हमने क्या किया बेटा, यहां से कंसंट्रेशन को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, और कहां तक ले गए, सीएमसी तक ले गए। एट सीएमसी, एट क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। जैसे ही हम इसके कंसंट्रेशन को कहां ले गए, अप्रोक्स 10⁻³ इस कंसंट्रेशन के ऊपर अगर हम कंसंट्रेशन को ले जाते हैं, अब वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन विच वन इज कॉल्ड सीएमसी, उस सीएमसी के ऊपर अगर हम कंसंट्रेशन को ले जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। होगा क्या कि जो हमारे पास ये स्टेरेट आयन है, इसके पास जो ये नेगेटिव वाला एंड है, इसके अंदर ऐसी ओरिएंटेशन होती है कि ये बल्क की तरफ खींचता है, नीचे की तरफ ये खींच जाता है। अगर ये नीचे की तरफ खींचेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्टेरेट आयन है जिनकी कंसंट्रेशन अब बढ़ गई है, वो एक स्फेरिकल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में चेंज होते हैं। और स्फेरिकल फॉर्म में जब चेंज होते हैं तो जो इनका नॉन पोलर एंड होता है वो इंटीरियर साइड में चला जाता है, और जो पोलर एंड होता है वो आउटर साइड में चला जाता है। मतलब एक स्फीयर बनेगा, कैसे करके, ऐसे करके मैं ड्रॉ करता हूं, यहां देख लेंगे आप, ऐसे करके इसे बनाया जाएगा, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया हमने। ये बेटा ऐसे बनता है, ये ऐसे बन गया। आप देखेंगे कि ये अपने आप में एक स्फेरिकल बन गया। कैसा बन गया, एक स्फेरिकल बन गया, जिसमें कि जो नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है, COO नेगेटिव वाला जो एंड है वो बाहर की तरफ चला गया, और जो इसके पास नॉन हाइड्रोकार्बनिक जो पार्ट होता है वो इंटीरियर साइड में चला गया। और इसमें जो स्टेरेट आयन थे, टोटल नंबर में 100 आयंस और एवं ग्रेटर देन 100 आयंस जो होते हैं, स्टेरेट आयंस जो हैं, वो मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, इस स्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो स्फीयर बनता है, इस स्फीयर को ही क्या बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड, इसे ही मिसाइल बोला जाता है। और ये जो मिसाइल है, यहां अगर आयन को आपने लिया, दैट्स वाई इस मिसाइल को क्या नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड आयनिक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आयनिक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। हो बेटा आपको समझ में आया होगा क्या बोला गया। कहानी कहां से स्टार्ट हुई, कहानी स्टार्ट हुई कि सबसे पहले भाई कि जो हमारे पास जो सॉल्ट था, जिसे हमने क्या नाम दिया, सोडियम स्टेरेट बोला। जब हमने उस सोडियम स्टेरेट को हायर फैटी एसिड से जो सॉल्ट बना था उसको पानी में डाला तो उसने स्टेरेट आयन दिया। उस स्टेरेट आयन के अंदर दो पोर्शन है, एक हाइड्रोफिलिक हो गया, एक हाइड्रोफोबिक हो गया, एक नॉन हाइड्रोकार्बनिक हो गया, एक हाइड्रोकार्बनिक। तो इसके अंदर ये रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे करके आपने रिप्रेजेंट कर दिया। जो COO नेगेटिव आयन वाला जो पार्ट है वो अपने आप में पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, वो हेड है, वो नॉन हाइड्रोकार्बनिक है। और इधर वाला जो पार्ट है जिसमें कार्बन है, इसे कार्बन को क्या बोला गया, हाइड्रोकार्बनिक पार्ट हो गया, नॉन पोलर एंड हो गया, टेल हो गया, और हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। मैं यही कंसेप्ट आपको दे रहा था, CMC वाला कंसेप्ट, कि CMC इनवर्सली होता है साइज ऑफ द R ग्रुप। यही वो R ग्रुप है। इसे आपने क्या लिख दिया बेटा, R लिख दिया। चाहो तो आप इसे क्या लिख दें, RCOO नेगेटिव आयन। मतलब मैं इस R की बात कर रहा हूं। और हायर फैटी एसिड में R जो होते हैं वो 15 नंबर का जो कार्बन है वहां से स्टार्ट होकर के आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक हमारे पास जो स्टेरेट आयन है, उस स्टेरेट आयन के अंदर 15 कार्बन है, 15 कार्बन है, एक में 16 कार्बन है, एक में 18 कार्बन है मान लो, ठीक है बेटा। और आपसे यह पूछा जाएगा कि इनमें से CMC किसका सबसे लो होगा। CMC उसका लो होगा जिसमें कार्बन जो होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि CMC जो कार्बन है, ये एल्काइल ग्रुप है, उसके साइज के क्या होता है, इनवर्सली होता है। मतलब जितने ज्यादा क्या होंगे बेटा, कार्बन होंगे, एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा उसका CMC उतना कम होगा। तो 18 नंबर का कार्बन जो होगा 15 नंबर के कार्बन के रिस्पेक्ट में
जो 18 नंबर वाला होगा उसमें CMC की वैल्यू क्या बनेगी, कम बनेगी। बहुत क्लियर है बेटा। इसके बाद जैसे हमारे पास ये स्टेरेट आयन बना, इसको हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में वाटर था, उस वाटर में जैसे ही आपने स्टेरेट आयन को डाला तो स्टेरेट आयन के अंदर जो पोलर वाला एंड था, वो पोलर वाला एंड किससे जुड़ेगा, वाटर से जुड़ेगा। जो नॉन पोलर एंड होगा वो वाटर से बाहर रहेगा, वो सरफेस से बाहर की तरफ रहेगा। गॉट द कंसेप्ट। लेकिन ये कब होगा, जब कंसंट्रेशन लो होगी। इस समय ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई और हम बोलते हैं कि अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन above which micelle is formed, this one is called CMC। तो जैसे हम CMC की बात करते हैं, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो जैसे CMC आया तो CMC पे क्या हुआ कि जो ये हमारे पास क्या थे, स्टेरेट आयन थे, वो बल्क में खिंचा गया, बल्क की तरफ आ जाता है। जैसे ये बल्क मतलब अंदर की तरफ आएगा तो क्या होगा, ये कि स्फेरिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और स्फेरिकल फॉर्म में जब चेंज होता है तो जो स्टेरेट आयन के अंदर जो नॉन हाइड्रोकार्बनिक पार्ट है वो तो बाहर की तरफ चला गया। नॉन हाइड्रोकार्बनिक, जो हाइड्रोकार्बनिक पार्ट होता है वो इंटीरियर साइड में चला जाता है। जैसे ये इंटीरियर साइड में जाएगा तो अब इसने एक स्फीयर बना दिया। इसमें नंबर में अगर मैं बात करूं आयंस की तो 100 और मोर देन 100 आयंस आपस में जुड़ते हैं और जो एक स्फीयर बनाते हैं जिसे नाम दिया जाता है मिसेल। दिस वन इज आयनिक मिसेल के नाम से जाना जाता है। तो ये बना बेटा हमारे पास कि कैसे करके मिसेल का फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर वर्क करेंगे। अगला टॉपिक है बेटा हमारे पास क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। यह लिखा बेटा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या चीज है, जैसे मान लो कोई भी जो क्लोथ है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, और क्लोथ में कोई डर्ट है, ठीक है, जो कि ऑयल है या जो कि ग्रीस की फॉर्म में है, ठीक है बेटा। क्या बोला गया, कैसे करके क्लोथ्स को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं या क्लीन करते हैं। उसके लिए समझो आप, कोई भी जो क्लोथ है उसके अंदर जो गंदगी है, जो डॉट है, वो ऑयल की फॉर्म में होती है, ग्रीस की फॉर्म में होती है। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, सोप का सॉल्यूशन लिया और इस सोप के सॉल्यूशन में हम जो क्लोथ था उस क्लोथ को हमने क्या किया, इसको डिप कर दिया। जैसे ही हमने सोप सॉल्यूशन में क्लोथ को डिप किया तो सोप के अंदर पहले से हमारे पास क्या था, दिस वन मिसेल। ये तो आपको पता है कि मिसेल बन जाता। सोप को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, मिसेल बनेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया। तो जैसे ही आपने सोप सॉल्यूशन तैयार किया, इसमें मिसेल था, तो इस क्लोथ के अंदर जो डर्ट थी, जो ऑयल था, ये जो ऑयल है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो ऑयल वाला पार्ट है ये अपने आप में दिस वन नॉन पोलर। कैसा होता है बेटा, ये ऑयल वाला पार्ट कैसा होता है, नॉन पोलर। और जो स्टेरेट आयन था, उस स्टेरेट आयन के अंदर भी जो ये अंदर वाला पार्ट है, जिसे मैंने हाइड्रोकार्बनिक पार्ट बोला, वो भी नॉन पोलर होता है। इसलिए वो जो नॉन पोलर पार्ट होता है, ये वाला नॉन पोलर पार्ट होता है, ये ऑयल से जुड़ जाता है। मतलब क्या करेंगे, अगर हमने ये ऑयल की ड्रॉप को लिया तो जो स्टेरेट आयन था उसका जो नॉन पोलर वाला पार्ट होता है वो किससे जुड़ जाता है, इस ऑयल से जुड़ जाता है। मतलब ऐसे करके ड्रॉ करेंगे और जो पोलर वाला एंड होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है। ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया हमने, ऐसे बना दिया, ठीक है बेटा। ये ऐसे करके हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। दिस वन मिसेल, ये एक मिसेल बन गया और इस मिसेल के अंदर, ध्यान से सुनेंगे, इस मिसेल में जो गंदगी है, जो डॉट है, वो अंदर की तरफ आ गई है।
अंदर जहां पे स्टेरेट आयन के अंदर जो कार्बन वाला जो पार्ट है उस कार्बन वाले पार्ट से जुड़ गया। क्यों जुड़ा? ऑयल भी नॉन पोलर और ये वाला पार्ट भी क्या होता है? नॉन पोलर। और ये जो नेगेटिव वाला एंड होता है, ये नेगेटिव वाला एंड कहाँ रहता है? वाटर के साथ में रहता है। यहाँ क्या है? दिस वन वाटर। वाटर कैसा है? पोलर। और पोलर वाला जो पार्ट है ये किससे जुड़ेगा? इस नेगेटिव वाले एंड से जुड़ेगा। अब कंसेप्ट क्या है कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये सारे के सारे अपने आप में क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होती है। तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में जब रिपल्शन होगी तो रिपल्शन होने के कारण ये जो ऑयल की ड्रॉप होगी, ये ऑयल की ड्रॉप यहाँ रिपल्शन होगी तो ये ड्रॉप टूटने लग जाती है। ये ड्रॉप यहाँ से टूटनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये ड्रॉप टूटेगी, ठीक है, ये ऑयल वाला जो पोर्शन जो मिसेल था वो टूटेगा तो ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? स्मॉल ड्रॉपलेट्स उसे बोला जाता है। जैसे ही स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज हुआ, ऐसे करके मैं ड्रॉ कर दूंगा, यहां पे स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनेंगी, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स बन गई। ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। बीच में क्या है? इन सभी का ऑयल है। यहां ऑयल आएगा, ठीक है। ये आपस में जुड़ नहीं पाते क्योंकि इनके साइड किनारे की तरफ जो शीथ बनती है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए फिर दोबारा से ये ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ऐसे करके आ जाते हैं। ऐसे करके बन जाएगा ये ऐसे बन गया, ये ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस वन, ये ऐसे बना दिया, ठीक है बेटा, ये ऐसे बना दिया भाई। इन सब के बाहर की तरफ क्या होगा? नेगेटिव एंड होगा। स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो कि वाटर के कांटेक्ट में आते ही एक इमल्शन की फॉर्म में चला जाता है। कौन से फॉर्म में चला जाता है? इमल्शन की फॉर्म में चला जाता है। अब हम क्या करते हैं? जैसे ही इमल्शन की फॉर्म में जाता है तो आफ्टर रबिंग और एजिटेशन, वॉशिंग मशीन की अगर बात करें, वहां पे अगर क्या करेंगे? एजिटेशन करेंगे या इसे क्या करेंगे? हाथ से अगर रब करते हैं तो जैसे ही आपने एजिटेशन किया, इसके बाद क्या करते हैं? दिस वन एजिटेशन, या इसे बोलेंगे रबिंग। जैसे आपने क्या किया? इसको रब किया, रबिंग जिसे बोलते हैं। तो एजिटेशन किया या रबिंग किया, अभी ये किस फॉर्म में चला गया? इमल्शन की फॉर्म में चला गया, वाटर के कांटेक्ट में आते ही। और जैसे ही आपने एजिटेशन किया या जैसे ही आपने इसको रब किया, तो रब करने के बाद एंड एडिशन ऑफ वाटर को भी ऐड करते हैं इसमें। तो जो डर्ट होती है, ये लिखेंगे यहाँ पे, जो ऑयल और डर्ट अवे फ्रॉम द क्लोथ, जो डर्ट होती है वो क्लोथ से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। ठीक है बेटा, हो बेटा आपको समझ में आया होगा कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या है। क्या क्या हमने सबसे पहले सोप का क्या लिया? सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने क्लोथ को क्या किया? डिप किया। क्लोथ के अंदर जो ऑयल था, ग्रीस था, जो कि नॉन पोलर है, वो जो हमारे पास स्टेरेट आयन था उसका जो नॉन पोलर वाला जो पार्ट था, जो हाइड्रोकार्बनिक पार्ट था, उसके साथ में मिलकर के उसने बॉन्ड बना दिया, उसके साथ चिपक गया। क्योंकि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जिनके कैरेक्टर सिमिलर होते हैं वो पैचअप कर जाते हैं। जो नेगेटिव जो या पोलर वाला जो एंड था वो बाहर वाटर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे नेगेटिव वाले एंड जो हैं ये सारे बाहर की तरफ है। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होता है, इसलिए जो ऑयल था वो ऑयल, क्योंकि इसमें रिपल्शन होगी तो ये टूटने लगेगा। जैसे ये टूटने लगता है तो ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स वाटर के कांटेक्ट में आके इमल्शन बनाता है। और जैसे ही आप इसको एजिटेट करते हैं या इसे रब करते हैं तो एजिटेशन या रबिंग के द्वारा और एडिशनल वाटर, फिर उसमें वाटर ऐड किया जाता है। तो यहाँ से जो ऑयल हो गया या डर्ट हो गया, ये उस क्लोथ से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। और जो क्लोथ होता है वो क्लोथ क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। वो बेटा आपको जो कुछ आज करवाया गया आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक एक कंसेप्ट मैंने टाइम लगा करके आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की है, कुछ भी ना छूटे। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।